DNSDB ग्रेडिंग। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चार्ज का बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि इससे पहले एक क्लास हो गया चार्ज के बारे में, तो आज जो डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इससे पहले एक मिनट रिवाइज कर देते हैं। जो इससे पहले जो पढ़ाई हुआ था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है, न्यूट्रल बॉडी क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे किया जाता है, फिर एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे किया जाता है। तो ये सारा डिस्कशन हो चुका है। आज जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग का पास पता है, चाहे आइडिया है कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन और एक होता है नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन्स। और क्या जानते हैं ना, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपील करता है, लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये छोड़ के अभी मेन जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का, सबसे पहले हम बता रहे हैं एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग यह है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी है, चाहे सब्सटेंस आगे चल सकते हैं, इसको मेटालिक चाहे नॉन मेटालिक कुछ भी हम मान सकते हैं। ये पहले न्यूट्रल था, इसमें हम लोग किसी भी प्रोसेस से इसको 2 माइक्रोकूलम चार्ज, माइक्रोकूलम, या एक बात याद कर लीजिए कि माइक्रोकूलम चार्ज का एक छोटा यूनिट है, इसका बारे में डिटेल्स डिस्कशन होगा। तो ऐसा यूनिट कूलम होता है और छोटा यूनिट में माइक्रोकूलम ज्यादा यूज होता है, और इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो एक न्यूट्रल बॉडी था और एक सर्टेन प्रोसेस यूज करके इसको हम लोग +2 माइक्रोकूलम चार्ज कर दिए हैं। जैसे पता है कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किया जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान के चलिए निकाले हैं, जिसका चलते इसका चार्ज होगा 2 माइक्रोकूलम। फिर क्या किए, फिर इसमें चार्ज अप्लाई किया है +3 माइक्रोकूलम। तो अभी टोटल चार्ज जो बॉडी का है, टोटल चार्ज +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम, तो टोटल चार्ज हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका एल्जेब्रिक एडिशन होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें इसी बॉडी का बात कर रहे हैं। मान के चलिए कि पहले इसको न्यूट्रल था, 3 माइक्रोकूलम चार्ज कर दिया। 3 माइक्रोकूलम चार्ज करने के बाद ये न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। इसका बाद क्या किया, -2 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज इसमें डाल दिया गया है। अब जानना चाहते हैं टोटल चार्ज बॉडी का कितना होगा। ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया ना, फर्स्ट चार्ज था +3 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट जो चार्ज डाले हैं -2 माइक्रोकूलम, तो नीट चार्ज क्या हो गया +1 माइक्रोकूलम। तो क्या देख रहे हैं, इस बात को अगर डेफिनेशन का हिसाब से बात करें, इस बात को अगर डेफिनेशन का तौर से बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तो क्या बताएंगे ना, इसका डेफिनेशन ये होता है दैट ऑल द चार्जेस और टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम of all the charges present in different parts of the body। सिंपल मीनिंग क्या हो गया ना, इस बॉडी का अंदर जितना भी चार्ज है, जितना बार इसको चार्ज दिया गया है, जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा
ना सारा चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन करना है। और इसी प्रोसेस को हम लोग, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। तो ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट हम लोग आ रहा है, हम लोग बोलते हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, आप इसको समझेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या है ना, ये एक न्यूट्रल बॉडी, हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो क्या किया, जैसे हमको पता है किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज करना है तो बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में आता है तो बॉडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसी प्रोसेस से इसको चार्ज करेंगे और इसका मीनिंग को हम लोग समझेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है ना। ये न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करना शुरू किया, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज अगर करना है तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को बॉडी का अंदर से बाहर कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी का अंदर से बाहर कर सकते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का कमी के चलते बॉडी में डेवलप होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट किसको बोल रहे हैं, ये भी क्लियर कर देते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसको हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, ई सिंबल से यूज करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन होगा तो बिल्कुल इक्वल वैल्यू का चार्ज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम लोग जब ई सिंबल को यूज करेंगे तो एक यूनिट चार्ज का मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज को इंडिकेट करेंगे। तो अब आता है इसमें कि एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, और इससे हम समझना चाहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे हम लोग क्या समझते हैं ना। जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल जाएगा तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बराबर चार्ज ये बॉडी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कमी हो गया इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट अगर सोचते हैं कि नहीं इस बॉडी का चार्ज को और थोड़ा सा बढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +2e, 2 यूनिट चार्ज। इसी तरह अगर और ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसी तरह जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे ये बॉडी का पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू उतना ज्यादा होते जाएगा। जैसे अगर वैल्यू से बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकाले तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज हो जाएगा प्लस में। इसी तरह जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2e, 2 into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसी तरह जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस बॉडी से तो इसका चार्ज +3e हो जाएगा। अरे +3 का मतलब क्या हो गया, +3 का मतलब 3 into 1.6 ये हो जाएगा 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। सबसे बड़ा बात इस जगह पर जो समझना है कि हम लोग सबसे कम चार्ज जब करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो सबसे कम चार्ज होगा। उसका बाद अगर चार्ज का वैल्यू हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसका चार्ज हो गया, इस बॉडी का चार्ज हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी का चार्ज हो गया 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब बात इस जगह से समझना है कि सबसे कम चार्ज इतना है, इसका बाद जब हम चार्ज बढ़ाए थे तो ये वैल्यू इतना हो गया 3.2 into ये हो गया, तो 1.6 और 3.2 का बीच में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। जैसे
एक एग्जांपल हम दे रहे हैं 2.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात को ठीक से समझ जाइए। 2.1 ये जो वैल्यू है 1.6 से ज्यादा है और 3.2 से कम है, लेकिन हम लोग बताएंगे ऐसा किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी नहीं हो सकता है जिसका पास चार्ज का वैल्यू इतना हो सकता है। क्यों नहीं? ना जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक चाहे दो चाहे तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इतना चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इतना चार्ज, थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इतना चार्ज। तो 1.6 और 3.2 का बीच में जितना डिफरेंट वैल्यूज है उसमें से किसी वैल्यू चार्ज होने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका बाद जो वैल्यू होगा वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नेक्स्ट जो वैल्यू होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और लैंग्वेज क्या होता है इसका एज ए डेफिनेशन? तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्या हो गया लैंग्वेज? टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, एन होता है या इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल किसका? ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो प्लस ई, दो इलेक्ट्रॉन जब निकला तो प्लस 2e। तो ये n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा हुआ इंटीग्रल मल्टीपल। सिमिलरली अगर इसी से इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो इसका चार्ज का वैल्यू -e, -2e, -3e इसी तरह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस इसमें डालते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज कितना होता है ना, फॉर्मूला ये हुआ Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व, हम लोग बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, किसी भी चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं और किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। जब भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज होता है, लास्ट क्लास में सारा प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को समझना है, चार्ज इज कंजर्व का मीनिंग है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always remains constant और same। तो एक एग्जांपल लेके इस बात को डिस्कस करते हैं। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग पढ़े थे तो वहां एक एग्जांपल ले रहे थे, क्या ना, दो न्यूट्रल बॉडी को रबिंग करके दोनों को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल था ग्लास रॉड और सिल्क, दोनों एक दूसरे को रबिंग किया गया था एक दूसरे का साथ। और क्या ऑब्जर्व किए थे कि पहले दोनों तो न्यूट्रल था, लेकिन रबिंग करने के बाद ग्लास में डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में डेवलप होता है नेगेटिव चार्ज। एक्सप्लेनेशन भी हुआ था, क्या था इसका मीनिंग ना, जब रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकाल जाता है। जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकाल जाता है तो इलेक्ट्रॉन का कमी होने के चलते ग्लास बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। हम मान के चलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो 4 नेगेटिव चार्ज का कमी हो गया, तो ये 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और ये 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं। जब इसमें इन करता है
तो इसमें 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ जाता है, और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू जब बढ़ जाता है इसमें, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी पहले था ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। अब आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ ना। सबसे पहले सिस्टम को समझना है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलता है ये क्लियर होना चाहिए। हम दो बॉक्स बना रहे हैं, ये दो बॉक्स बनाए हैं। ये ग्लास रॉड रबिंग करने से पहले का सिचुएशन न्यूट्रल था, ग्लास रॉड ये सिल्क न्यूट्रल था, रबिंग करने के बाद ये सिचुएशन। तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोल रहे हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम के अंदर दो बॉडी है, एक ग्लास रॉड और एक सिल्क। आइसोलेटेड नाम इसलिए दिए हैं ना, ये दोनों का बीच में और कोई तीसरा बॉडी नहीं है, ये दोनों का साथ और किसी का कोई कॉन्टैक्ट, कोई कनेक्शन, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तभी ये इसको हम सिस्टम बताएंगे। और इस सिस्टम का अंदर ये दो बॉडी हुआ, तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, किसी थर्ड बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में जब किसी और थर्ड बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये दोनों का बीच में रबिंग किया गया है, तो पहले का सिचुएशन क्या था, बाद का सिचुएशन क्या हुआ, ये क्लियर होना चाहिए ना। पहले का सिचुएशन क्या था, इसका नीट चार्ज, ग्लास रॉड का नीट चार्ज 0 था, सिल्क का भी नीट चार्ज 0 था। तो टोटल चार्ज, नीट चार्ज दोनों बॉडी मिला के, सिस्टम का दोनों बॉडी मिला के नीट चार्ज हो गया 0, नीट चार्ज 0। ये कब का सिचुएशन है, रबिंग करने से पहले का सिचुएशन है। जब हम रबिंग कर रहे हैं तो ग्लास रॉड में बन गया इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये तो बन गया 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क को मिला नेगेटिव चार्ज, इसका पास नेगेटिव चार्ज 4 यूनिट और नेगेटिव में। अब नीट चार्ज कितना हो गया रबिंग करने के बाद, तो नीट चार्ज हम देख रहे हैं फिर ऐड करके 0। तो रबिंग करने से पहले भी नीट चार्ज 0 था, रबिंग करने का बाद जरूर दोनों बॉडी चार्ज हुआ, लेकिन चार्ज हम लोग क्रिएट नहीं किए। एक बात को समझना है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें गया था, पहले जितना टोटल चार्ज था अभी भी उतना ही टोटल चार्ज है, तो दोनों मिला के अभी भी नीट चार्ज 0। सो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब और एक एग्जांपल में आ रहा है, एक रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये क्लास 10th में भी था और आगे क्लास 12 का सिलेबस में मिलेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम का न्यूक्लियस को आके हिट करता है, न्यूट्रॉन जब यूरेनियम न्यूक्लियस को हिट करता है तो यूरेनियम टूट जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, और एक बैरियम, एक क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन बनता है, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कैसे शो करते हैं, न्यूट्रॉन जिसका पास चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, यूरेनियम, ये जो सिंबल यूज किया है ये 92, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये क्या हुआ 235, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में रहता है। ये क्या होता है, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करता है तो बनता है बैरियम, क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। एनर्जी को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसमें यूरेनियम टूट गया बैरियम में, क्रिप्टन में, 3 न्यूट्रॉन में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन इसका चार्ज 0, बैरियम 141, 56, ये 36। जैसे बोले कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्लास 10th में था
और 12 में न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। यहां जो हम लोग इस इक्वेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस का एक रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियस टूट गया, न्यू न्यूक्लियस बना, ब्रेक होने से पहले टोटल कितना चार्ज था, ब्रेक होने का बाद टोटल कितना चार्ज है। जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज का वैल्यू ना कभी बढ़ेगा ना कभी घटेगा, इस बात को समझना है। जैसे न्यूट्रॉन और यूरेनियम, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके पास चार्ज नहीं है, यूरेनियम का पास 92 प्रोटॉन्स है, 92 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग एक चार्ज का हिसाब कर लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव चार्ज का पहले हिसाब करते हैं। 92 प्रोटॉन्स था, ये टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन बना। आप देख रहे हैं इसका पास टोटल पॉजिटिव चार्ज 56 और क्रिप्टन का पास टोटल पॉजिटिव चार्ज 36, दोनों मिला के 56 प्लस 36 इज इक्वल टू 92। तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं चार्ज का प्रॉपर्टीज से। आज शुरू किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या देखें ना। नंबर 1, दो टाइप का चार्ज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं क्या ना, लाइक चार्ज रिपील्स ईच अदर, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपील करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, इसका बाद हम लोग ये तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। एडिटिव इन नेचर, चार्ज एडिटिव इन नेचर कैसे होता है बात किए हैं, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बात किए हैं, और लास्ट हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स एज ए चार्ज पार्टिकल हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोग चार्ज का वैल्यू जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, SI यूनिट कूलम। क्वेश्चन ये है क्या इससे भी चार्ज कम हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही सबसे कम है। तो यहां बोल देते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, क्वार्क्स नाम का पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। ये एलिमेंटरी पार्टिकल्स का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 1/3 होता है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 2/3 होता है। इसका मतलब क्वार्क्स नाम का जो पार्टिकल्स है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज से भी कम होता है। लेकिन हाँ, ये क्लियर कर देते हैं कि एग्जिस्टेंस का बात, सेपरेट एग्जिस्टेंस का अगर बात करते हैं तो क्वार्क को अभी तक हम लोग सेपरेट नहीं कर पाए हैं। एक्सपेरिमेंटली जरूर मिला है, लेकिन सेपरेट एग्जिस्टेंस में सबसे कम चार्ज वाला जो पार्टिकल है अभी तक उसको इलेक्ट्रॉन ही हम लोग मानते हैं। क्वार्क एक्सपेरिमेंटली जरूर प्रूव हुआ, क्वार्क नाम का पार्टिकल्स है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए आगे से जब भी हम लोग बात करेंगे मिनिमम चार्ज, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो इसको सेपरेट मिलता है, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट मिलता है, एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम चार्ज ये मान के चले। एक्सपेरिमेंटली क्वार्क प्रूव किया गया है और इसका चार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स है, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क है, इसमें नहीं जा रहा है। तो ये हुआ क्वार्क्स। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अब बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपील करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है,
लेकिन ये जो एट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव फोर्स होता है कितना होता है, कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, कब ज्यादा होगा ये फोर्स, कब कम होगा, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर ये फोर्स बढ़ता है घटता है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा कहां, कूलॉम्स लॉ में मिलेगा। अब समझ लेते हैं कूलॉम्स लॉ में क्या बोला गया है ना, स्टेटमेंट हम बाद में आ रहे हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। अगर दो चार्ज हम लेते हैं, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्ज का सेंटर का बीच में सेपरेशन R। हाँ, फिर एक बात, ये जो चार्ज का हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। आगे बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, तो ये पॉइंट चार्ज, तो Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज, दोनों का बीच का सेपरेशन R। अगर दोनों लाइक चार्ज है तो हम लोग जानते हैं ये Q1 Q2 का ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा और इस फोर्स का नाम देंगे F21। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, एक नंबर चार्ज दो नंबर का ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया राइट साइड में। सिमिलरली ये दो नंबर चार्ज एक नंबर चार्ज का ऊपर सेम इक्वल वैल्यू का फोर्स लगाया, इक्वल वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, एक इसका नाम होगा F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू लेके बात करेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आएगा जिसमें फोर्स को वेक्टर मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं, दो चार्ज Q1 Q2 लाइक चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपील करेगा। ये डायग्राम से आप लोग शो कर दिए हैं कि कौन चार्ज किसका ऊपर किधर कौन डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सेपरेशन R। अब कूलॉम्स क्या हो रहा है ना, ये जो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स एक दूसरे का इक्वल होगा। ये Q1 Q2 के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 का ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। मतलब F12 और F21 मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। और ये जो फोर्स है F, अगर इसको F नाम हम देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 फर्स्ट चार्ज का मतलब ये चार्ज का वैल्यू अगर डबल कर देंगे तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स भी डबल हो जाएगा। इसी तरह फोर्स जो लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2, ये जो चार्ज है अगर इसका वैल्यू को हम हाफ कर देंगे, पहले कितना था, तो पहले जो फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू उससे बाद का जो फोर्स होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर डबल कर देंगे इसका वैल्यू को तो फोर्स का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2, इसी तरह इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। मतलब दोनों चार्ज का बीच में जो भी एट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, ये फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसका साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या है ना, ये डिस्टेंस का ऊपर भी फोर्स डिपेंड होता है। ऐसे ना फोर्स का वैल्यू डिस्टेंस का स्क्वायर का साथ, डिस्टेंस का स्क्वायर का साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग एक बार एग्जांपल से समझना है। अगर पहले डिस्टेंस r था मान के चल रहा है और बाद में फिर इसको 2r कर दिया तो डिस्टेंस को बढ़ा दिया। इस इक्वेशन से देख रहे हैं अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन डबल जब कर देंगे तो r का जगह पर अगर 2r हो जाता है सेपरेशन, तो यहां क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। 4r² का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस को डबल कर देने से फोर्स का वैल्यू
4 टाइम्स कम हो जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस को 3 टाइम्स अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स का वैल्यू 9 टाइम्स कम होगा। अब ये दोनों मिला क्या आएगा ना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और लिख सकते हैं ए इक्वल टू कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये के इसको बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट। ये के का वैल्यू, के ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू डिपेंड 2 फैक्टर के ऊपर होता है। कौन कौन 2 फैक्टर? नंबर 1, पहला फैक्टर है कि ये दोनों चार्ज का बीच में मीडियम क्या है ना, मीडियम। नंबर 2, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब है चार्ज का वैल्यू हम लोग कौन यूनिट में लिए, कूलम एसआई यूनिट में लिए हैं ना, सीजीएस यूनिट में लिए हैं। डिस्टेंस हम लोग मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। तो एक होता है एसआई यूनिट, फिर सीजीएस यूनिट। तो कौन सिस्टम यूनिट जो लिए हैं कौन सिस्टम में लिए हैं, ये 2 फैक्टर का ऊपर के का वैल्यू डिपेंड होता है। ठीक है, अब के के बारे में डिटेल्स आने से पहले एक एग्जांपल, इंपोर्टेंस ऑफ Q1 Q2, ये जो फॉर्मूला में है Q1 इंटू Q2, इसका बारे में एक इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं। क्या ना, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, ये दोनों का मीनिंग क्या होगा, इससे हम क्या समझेंगे? तो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 2 चार्ज है 2 माइक्रोकूलम वैल्यू का और यहां 3 माइक्रोकूलम वैल्यू का, ये भी पॉजिटिव और दोनों का बीच में एक सर्टेन सेपरेशन। तो यह Q1 इंटू Q2 अगर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 6 होगा प्लस में। तो किसी भी 6 उनके चलिए माइक्रोकूलम हुआ, तो ये जो 6 माइक्रोकूलम है ये ग्रेटर देन 0। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है, और नेगेटिव क्वांटिटी जब होगा वो 0 से क्या होगा, कम होगा। तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 से हम लोग क्या समझेंगे कि दोनों चार्ज लाइक चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकता है? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, क्या इससे हम बोल सकते हैं कि दोनों चार्ज नेगेटिव? हाँ, ये भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव है, -2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, तो Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 माइक्रोकूलम। इसका भी वैल्यू प्लस में आ गया, ये भी ग्रेटर देन 0। तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 से क्या मीनिंग क्लियर हुआ कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 इधर दोनों पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो दोनों नेगेटिव हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव अगर होगा तब क्या जानते हैं ना, दोनों का बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि इफ Q1 into Q2 is greater than 0, then what will be the nature of force between the charged particles? तो आंसर क्या होगा, Q1 into Q2 greater than 0 indicates, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों चार्ज लाइक होगा, आइदर दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, तो तब दोनों का बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव। अब अगर Q1 into Q2 लेस देन 0, तो लेस देन 0 कौन क्वांटिटी होता है, नेगेटिव होता है। तो Q1 into Q2 लेस देन 0 नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव होने के लिए एक पॉजिटिव होना जरूरी है और एक नेगेटिव होना जरूरी है। जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट Q1 into Q2 नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब हो गया लेस देन 0। और लेस देन 0 अगर हुआ, इसी तरह 1 1 सा क्वेश्चन होता है कि there are 2 charges such that Q1 into Q2 is less than 0, then what will be the nature of force
दोनों का बीच का जो फोर्स होगा उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। तो क्या आंसर आ गया, Q1 into Q2 अगर लेस देन 0 होता है, इसका मतलब हो गया एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये Q1 into Q2 का मीनिंग समझा। और एक बात, Q1 into Q2 के बारे में और एक एग्जांपल देना चाहते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्लियर होना चाहिए। ये एग्जांपल है कि मेरे पास एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था। ये बॉडी है जिसका पास 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है। फिर बोल देते हैं माइक्रोकूलम एक छोटा यूनिट है चार्ज का, आगे बात करेंगे डिटेल्स में। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज एक बॉडी है, इस बॉडी को हम तोड़ दिए। जो बॉडी को तोड़ दिए तो हम ऐसा तोड़े हैं कि एक पीस का पास चार्ज हो गया +1 माइक्रोकूलम और दूसरा पीस का पास चार्ज हो गया +9 माइक्रोकूलम, और दोनों को r डिस्टेंस दूरी पर डाल दिया। ये एक बात। सेकंड क्या किया, हम और एक बार तोड़े इस बॉडी को, 10 माइक्रोकूलम बॉडी को तोड़ने के बाद हमको क्या मिला, एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज वाला बॉडी मिला, एक 8 माइक्रोकूलम, क्योंकि अगर ये बॉडी 2 माइक्रोकूलम चार्ज ले लिया तो टोटल चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, तो दूसरा बॉडी के पास होगा 8 माइक्रोकूलम। इसी तरह 5 टाइम्स 5 बार ये काम हम किए हैं। तो 5 बार इस तरह जब तोड़ेंगे तो ये बॉडी, इसका पास चार्ज 3 माइक्रोकूलम, इसका पास 7 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट 4 माइक्रोकूलम, इसका पास 6 माइक्रोकूलम, और इसका पास 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। और सभी केस में हम रखते हैं बॉडी को r डिस्टेंस सेपरेशन में, सभी केस में। पांच केसेस है। अब क्वेश्चन ही है, हम फिर बोल देते हैं Q1 into Q2 का इंपोर्टेंस हम समझना चाहते हैं। Q1 into Q2 का इंपोर्टेंस क्या है, हम देख रहे हैं हर एक केस में दोनों का एडिशन Q1 प्लस Q2 मिलाकर 10 माइक्रोकूलम होगा सभी केस में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा 5 में से कौन केस में फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा और कौन केस में सबसे कम होगा, ना सभी केस में बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा। तो वीडियो पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम पहले पूछ लेते सारे स्टूडेंट्स को कि ये कौन केस में फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा या सबसे कम, ना कि सभी में इक्वल। तो आंसर ये है, आपको चेक करना है Q1 into Q2 कौन केस में ज्यादा है। Q1 प्लस Q2 को चेक नहीं करना है, फॉर्मूला में Q1 प्लस Q2 नहीं है। पहले तो सबका बहुत सारा स्टूडेंट्स का दिमाग में आता है कि सभी केस में इक्वल फोर्स लगेगा, लेकिन नहीं। Q1 into Q2 को अगर बात करें तो Q1 यहाँ 1 Q2 9, तो Q1 into Q2 हो गया 9, इसमें Q1 2 Q2 8, तो Q1 into Q2 हो गया 16, इस तरह इसमें 21, इसमें 24 और इसमें हो गया 25। तो Q1 into Q2 सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, ये केस में। हम फिर बोल देते हैं सभी केस में R का वैल्यू सेम है। जब R का वैल्यू सभी केस में सेम है तो ये फोर्स का वैल्यू डिपेंड हुआ Q1 into Q2, और Q1 into Q2 सबसे ज्यादा किसमें है, ये केस में है। Q1 into Q2 25 हो रहा है, तो ये केस में फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो ये हम डिस्कशन जो किए हैं, ये Q1 into Q2 का इंपोर्टेंस को समझने के लिए किए हैं। नेक्स्ट हमारा है कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट के इस फॉर्मूला में आया, अभी डिस्कस किए कि ये K का वैल्यू दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। पहला फैक्टर है कि दोनों चार्ज का बीच में कौन सा मीडियम है, दूसरा फैक्टर है कि ये इक्वेशन में ये जो सारा क्वांटिटीज है, चार्ज है, डिस्टेंस है, ये कौन सा यूनिट यूज किया गया, कौन सिस्टम यूज किया गया है। तो
अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों चार्ज का बीच में फ्री स्पेस, वैक्यूम है, वैक्यूम, फ्री स्पेस दोनों चार्ज का बीच में है, और अगर ऐसा सिस्टम लेके हम काम करते हैं, ऐसा सिस्टम क्या हुआ ना, ऐसा सिस्टम में R का यूनिट हो जाएगा मीटर, Q1 Q2 का यूनिट हो जाएगा कूलम, तब ये जो K है, ये K का वैल्यू बात कर रहे हैं कि ये K इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, ये सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ये होता है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का टर्म्स, इसका अंदर एप्सिलॉन नॉट एक टर्म आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, हम देख रहे हैं कि इस टर्म का अंदर 4 एक नंबर हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है, ये टोटल वैल्यू तो हो गया 9 इंटू 10⁹, लेकिन यहां समझना है एप्सिलॉन नॉट ये मीडियम का एक क्वांटिटी है, और इसको बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी। और अब जो मीडियम होगा यहां, तो यहां मीडियम में वैक्यूम से फ्री स्पेस, तो होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ये वैक्यूम है, इसलिए ये सिंबल जो एप्सिलॉन है इसका साथ नॉट है, यही बोल देते हैं। अगर वैक्यूम छोड़ के दूसरा कुछ मीडियम होगा तब उस मीडियम का परमिटिविटी आएगा, और तब नॉट सिंबल नहीं होगा। नॉट सिंबल सिर्फ एप्सिलॉन का सब कब होगा, जब दोनों चार्ज का बीच में मीडियम वैक्यूम चाहिए, और बाकी किसी भी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी का सिंबल होगा वो एप्सिलॉन होगा। ये परमिटिविटी फॉर एनी अदर मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम, अदर मतलब वैक्यूम चाहे एयर छोड़ के। तो फिर आता है कूलम कांस्टेंट के लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। कैसे हुआ ना, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एक यूनिट होगा। यूनिट का बात कर रहे हैं हम, ये वैल्यू का बात की। तो जो फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, उसका परमिटिविटी का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और एप्सिलॉन नॉट जब यहां होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला के ये वैल्यू हो गया, K का वैल्यू, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹। अब बात करते हैं ये जो परमिटिविटी हर एक मीडियम का होता है, और हर एक मीडियम का जो परमिटिविटी होता है अलग अलग होता है, अलग अलग परमिटिविटी होता है। अब ये परमिटिविटी का इंपोर्टेंस तो हम आगे बात करेंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, परमिटिविटी के दोनों का यूनिट होता है, या यूनिट का भी नहीं लिखे हैं, आगे बात करेंगे यूनिट कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक लाइन यहां भी बोल देते हैं कि अब कूलम्स लॉ F इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। परमिटिविटी का इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। ये हो गया मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अलग अलग मीडियम में क्या बोले, अलग अलग मीडियम में परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा वो फोर्स का वैल्यू को क्या करेगा, ये नीचे है तो ये ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस मीडियम में परमिटिविटी का वैल्यू कम है उस मीडियम में दोनों चार्ज का बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ये हम खोल कर देते हैं। अब किसी भी मीडियम ले लीजिए, दो चार्ज का बीच में सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा,
जब दो चार्ज का बीच में मीडियम होता है, वैक्यूम चाहे एयर, अगर दो चार्ज को हम वाटर में डाल देंगे तो फिर दोनों चार्ज का बीच का जो फोर्स है, ये फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। कितना कम होगा उसमें आ रहा है, तो यहां से हम लोग समझ लेते हैं कि K जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है उसका अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। इसका टोटल वैल्यू जब दोनों चार्ज फ्री स्पेस में है तो इसका वैल्यू होगा 9 into 10⁹ बच गया Q1 into Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों चार्ज का बीच में, यहां क्लियर कर देता हूं, अगर दोनों चार्ज का बीच में वाटर मीडियम चाहे किसी भी मीडियम, ग्लास हो गया चाहे लकड़ी हम डाल दिए दोनों का बीच में, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसको हम लोग एक नॉट चाहे एक वैक्यूम बोलते हैं। मतलब दोनों चार्ज का बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। अब जब दोनों चार्ज का बीच में दूसरा मीडियम आ गया तो ये एक अदर मीडियम के लिए ए लिखेंगे। ये चेंज जो होगा वही दोनों चार्ज है, सेम सेपरेशन है, चेंज क्या हो गया? मीडियम। तो मीडियम का कौन सा फैक्टर है कूलम्ब्स लॉ में? ना मीडियम का है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखे थे, क्योंकि ये कौन सा मीडियम था? वैक्यूम था पहले। वैक्यूम का जो परमिटिविटी है उसको डिनोट करता है एप्सिलॉन का साथ नॉट, जीरो इस तरह का लगाता है। जब दूसरा मीडियम होगा तो यही हो जाएगा 1/4 पाई, और उस मीडियम अगर वाटर है तो वाटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हर एक मीडियम का परमिटिविटी होता है, इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। फिर कंफ्यूजन नहीं करना, इसका वैल्यू 9 into 10⁹ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना जब एप्सिलॉन नॉट होता है तब उसका वैल्यू 8.85 into 10⁻12 होता है, और तब 4 into पाई into एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाय दिस, ये मिला के 9 into 10⁹ होता है। लेकिन जब दूसरा मीडियम होगा तो फिर ये कांस्टेंट कुछ अलग निकलेगा, आगे डिस्कस करेंगे। ये रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलता है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना बोल रखते हैं कि इसका वैल्यू 9 into 10⁹ पुट नहीं करना है। तो फिर हम लोग जो डिस्कशन वहां शुरू करके थे कि एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट के और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों का यूनिट हमको निकालना है, के और एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट निकालने के लिए इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ता है और बहुत इजीली निकाल जाएगा। कैसे? ना इस इक्वेशन को अगर k इक्वल टू करके हम निकालेंगे तो क्या आएगा? कूलम्ब्स कांस्टेंट k इक्वल टू F into R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 into Q2, k के लिए इक्वेशन आ गई। अब अगर k का कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूज निकालना चाहते हैं तो यहाँ फोर्स है, डिस्टेंस का स्क्वायर है और Q1 into Q2 है। तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ऊपर में हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। ये हो गया कूलम्ब कांस्टेंट k का ऐसा यूनिट। इसी तरह अगर हम बोलते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट जब निकालेंगे इसी प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा। क्या बढ़ना है? ना एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, ऊपर में Q1 into Q2, नीचे F into R स्क्वायर। ठीक है। अब 4 एक नंबर, पाई एक कांस्टेंट, यूनिट नहीं होता है। क्या हो गया इसका यूनिट? ना कूलम्ब का स्क्वायर Q1 into Q2 है, Q1 का ऐसा यूनिट कूलम्ब, Q2 का भी कूलम्ब, तो कूलम्ब इसके ऊपर में हो गया, नीचे हो गया न्यूटन, F के लिए फोर्स और R स्क्वायर के लिए ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। इसको कैसे लिखे? ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर इसको ऊपर करना चाहते हैं तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -1। तो ये कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1
और मीटर टू द पावर -2 ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का ऐसा यूनिट हुआ और वैक्यूम का जो परमिटिविटी है उसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है। तो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किए हैं, वो भी स्केलर फॉर्म। क्या देखें, दो चार्ज Q1 Q2 आर डिस्टेंस सेपरेशन में था, दोनों का ऊपर जो फोर्स लगता है अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपील करेगा। क्या देख रहे हैं, ये फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका साथ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो स्टेटमेंट भी इसी तरह होगा। क्या होगा स्टेटमेंट ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पहले बताया कि पॉइंट चार्ज क्या है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका साथ, द मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका साथ, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ। कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गया ना, ये दोनों मिला के एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया और प्रोपोर्शनल साइन जब हट गया तो ये कांस्टेंट आ गया, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये K का वैल्यू क्या बोला है, डिपेंड होता है दो फैक्टर के ऊपर, एक फैक्टर हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरा फैक्टर हो गया मीडियम, दो चार्ज का उसका कौन मीडियम है। तो ये K जब हम मान के चलते हैं कि दोनों चार्ज का बीच में मीडियम वैक्यूम है चाहे एयर है, और अगर ऐसा सिस्टम यूज करते हैं तो ये K का जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 और इसमें क्या आ गया, मीडियम का परमिटिविटी, और ε0 इसलिए आया कि दोनों चार्ज का बीच में क्या है, वैक्यूम चाहे एयर, तब ये ε0 आया। और ये कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, जिसमें ε0 का वैल्यू वहां लिख दिया, ε0 का यूनिट, कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट, ये डिस्कशन हुआ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म जब डिस्कस किए हैं, हम लोग को यह पता चला कि दो चार्ज जब एक दूसरे का सामने रहेगा तो फोर्स का जो वैल्यू है कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है। देखिए ये जो भी हम लोग को फॉर्मूला मिला, इसको अब हम फॉर्मूला को लिख रहे हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 / R²। हम ये मान के फॉर्मूला लिखे हैं कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 कौन मीडियम में है, वैक्यूम में है। तो वैक्यूम में जब होगा तो 1/4πε0 होगा Q1 Q2 / R²। नेक्स्ट जो डिस्कशन है ये है यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट पहले बताया था, ऐसा यूनिट कूलम, जिसको C से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इसको डिनोट करते हैं C से। लेकिन 1 कूलम चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, कितना ज्यादा ना, ये आइडिया मिलेगा जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि 1 कूलम चार्ज कितना ज्यादा चार्ज होता है। इसलिए छोटा यूनिट यूज करते हैं, माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम = 10⁻6 कूलम। सिमिलरली नैनो कूलम 10⁻9 कूलम। तो ये माइक्रो कूलम बहुत ज्यादा यूज होता है एज ए यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज है, डेफिनेशन का हिसाब से मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये अभी तक हम ऐसा यूनिट का बात किए हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, लेकिन सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जाने से पहले 1 कूलम चार्ज मैथमेटिकली उसको कैसे बताएंगे, उसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज होता है,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज हम इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज वैल्यू पता नहीं हमको, दोनों एक दूसरे को रिपील कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपील कर रहा है, और हम मान के चलते हैं दोनों का बीच में दूरी 1 मीटर। मतलब अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन निकालना चाहते हैं। कूलम्स लॉ सामने है, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना चाहते हैं। क्या किया अभी तक? नाउ व्हेन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, दोनों चार्ज को हम बराबर ले लिए, पता नहीं है कितना चार्ज है लेकिन दोनों इक्वल वैल्यू का चार्ज है। और क्या किए? और हम लोग किए दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना रखे? 1 मीटर। तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, इसका वैल्यू होता है r स्क्वायर हो गया 1, ऊपर में बच गया q स्क्वायर। अभी तक जो बात की है कि दो इक्वल चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी है 1 मीटर, ऐसा सिचुएशन में दोनों चार्ज का बीच का जो फोर्स होगा ये आया। हम अगर ये मान के चलते हम लोग कि ये जो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स का वैल्यू अगर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है एक दूसरे के ऊपर, ये फोर्स का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है, तो ये इक्वेशन में ये फोर्स का जगह पर अगर 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा तो क्या होगा? तब हम लोग देखेंगे कि एक का जगह पर 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू ये 9 इंटू 10⁹ और ये हो गया q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल हो गया ये दोनों साइड में, ये प्लस माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 1, q इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1, q का वैल्यू 1 आ गया यूनिट। कैसे इसको समझ रहा है ठीक से? इसका डेफिनेशन अगर बोले तो कैसा बोलना चाहिए ना? हम दो इक्वल चार्ज लेते हैं, दोनों चार्ज का वैल्यू आपको पता नहीं है, इक्वल लेते हैं, दोनों लाइक चार्ज मान के चलते हैं। दोनों को कितना दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों का बीच में एक दूसरे का ऊपर अगर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स अगर लगाता है, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करता है, तब हम बताएंगे ये एक एक चार्ज का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। डेफिनेशन में ऐसे ही बोल सकते हैं, when two equal charges placed कितना दूरी पर? when two equal charges इक्वल दोनों का वैल्यू सेम है, are placed at a separation 1 meter and if they exert force on each other, कितना फोर्स? if they exert force 9 into 10⁹ Newton on each other, then the value of charge is 1 coulomb. Value of each charge is 1 coulomb. तो ये हुआ 1 coulomb का डेफिनेशन। ठीक है, आज क्लास लास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे परमिटिविटी से, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।